सुहासिनी राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेस। हाय गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का जियोग्राफी चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। इसमें है पहला, हमारा देश क्या है? भारत। भारत को कई नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, इंडिया। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर पे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भौगोलिक विस्तार यानी बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है किसका? हमारे भारत का। काफ़ी दूर तक इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है किसके? हमारे भारत के। आगे है पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। इसको समझने के लिए हम भारत का मैप देखेंगे। भारत के मैप में क्या मिलेगा हमारा कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, उत्तर में क्या कह रहे हैं? क्या है? नेपाल है। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, तो हम इसको मैप में जाके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि भारत के दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और उत्तर में क्या है। ये सारी चीजें हमको कहाँ कवर होगी? मैप में। ठीक है, तो भारत के ये क्लियर हो गया। आते हैं आगे। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या है? स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। एरिया पूछे तो कितना है? 32.8। ठीक है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि उत्तर में लद्दाख है ना भारत के, वहां से लेकर और कन्याकुमारी तक इसका जो एक्सपेंशन है भारत का 3200 किलोमीटर है। उत्तर में कहाँ से कहाँ तक लेकर? लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार होगा वो 3200 किलोमीटर है। अब पूर्व में देखते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, पूर्व में तो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में क्या है? हमारा गुजरात है और वहां पे कच्छ है। यहाँ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ 3200, इधर 2900। उत्तर में 3200 और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 2900 है और उत्तर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 3200 है, कहीं कहीं 3214 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, भारत का दक्षिण चौड़ाई या लंबाई या उत्तरी या दक्षिणी पूछे तो कि पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है और उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, तो उत्तर से दक्षिण यहाँ पे 3200 किलोमीटर दिया है, कहीं कहीं 3214 भी मिलेगा और यहाँ 2900 जो दिया है ये कहीं कहीं 2933 भी मिलेगा। ठीक है, 2933 यानी पूर्व से पश्चिम का ये भारत का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो भारत का जो विस्तार है इसमें ये सारी चीजें, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है, ये सारे वाला लैंड फॉर्म, इस टाइप के लैंड फॉर्म हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। पर्वत, पठार, ठीक है, तटीय मैदान से लेके प्लेन लेके ये सारी चीजें हमारे लैंड फॉर्म में दर्शाता है भारत के लैंड फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। ठीक है,
बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है क्लाइमेट में, वनस्पति में, वन्य जीव में, ठीक है। यहाँ के भाषा एवं संस्कृति में बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। और जलवायु क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कई सालों तक मोर देन 30 यानी लगभग बहुत सालों तक एक ही जैसा वेदर रहता है, उसे हम जलवायु बोलते हैं। वनस्पति यानी विल्ड क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लोरा फौना भी बोलते हैं, ठीक है। के साथ साथ यहाँ का भाषा और संस्कृति में भी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। देखने को कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत है एक डाइवर्स कंट्री है, एक विविधता वाला देश है। डाइवर्स यानी विविधता, विविधता यानी जैसे कि हमारा बिहार हुआ, यूपी हुआ, मणिपुर हुआ, अलग अलग स्टेट के खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बोलचाल, भाषा सब कुछ अलग होने के बावजूद भी इसमें क्या है, एकता है, ठीक है। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी देखने को मिलता है, ऐसा देश हमारा भारत है, ठीक है। कह रहे इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है, ठीक है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, ठीक है। ये आबादी है और वो था हमारा क्षेत्रफल। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 7वां स्थान है हमारे इंडिया का, ठीक है, वर्ल्ड में। और जनसंख्या के आधार पे हमारा जो भारत है दूसरे नंबर पे है, 1 नंबर पे चीन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की क्या देखने चलते हैं, अवस्थिति। स्थिति की जगह अवस्थिति बोलेंगे तो बेहतर होगा। अवस्थिति यानी लोकेशन देखते हैं भारत की, ठीक है। अवस्थिति लोकेशन, इसमें क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है, गोलार्ध क्या होता है, एक गोला बनाएंगे, उसको बीचों बीच भाग में ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कर्क रेखा है इस देश के बीचों बीच गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, इसका वो था पूर्व पश्चिम की लंबाई है, और क्या उत्तर दक्षिण का। और यहाँ पे मुख्य भूमि का मेनलैंड का जो विस्तार है, कहाँ से कहाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो मेनलैंड का जो भारत का मेनलैंड है उसका हम एक्सपेंशन देखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, इसको डिग्री पढ़ेंगे, इसको मिनट पढ़ेंगे, 1 जो हाइफन जैसे ऊपर लगा है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा जैसे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा जैसे इसको मिनट पढ़ेंगे। अगर डबल रहता तो उसको सेकंड पढ़ा जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। पश्चिम में देखा जाए, ये तो हमारा उत्तर दक्षिण से उत्तर का विस्तार था। अब आते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है, ठीक है। और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, अक्षांशों और देशांतरों के बीच में यहाँ पे अंतर। फिर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट घटाते हैं तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस मिलता है देशांतरों के बीच। आते हैं, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध का मतलब एक गोला खींच लिए, उसको बीचों बीच ऐसे बांटना, ये वाला साइड पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिमी। और जब उत्तरी दक्षिणी की बात करें तो ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी, गोला बना लिए, उसको बीचे बीचे भाग में बांट दिए। कह रहा है कि अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तब भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, पूर्वी गोलार्ध में होगी। किधर होगी, पूर्वी गोलार्ध में होगी भारत हमारा। जब हम विश्व के मैप में उसको देखेंगे और इंडिया के मैप में देखेंगे तो हमारा जो भारत है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग
अच्छा, अगर इसको बोले तो अभी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व को अगर 68 डिग्री 7 मिनट से घटाते हैं तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसको हम, ये तो किस गोलार्ध में होगा, तो आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। ठीक है, यहाँ के स्थानीय समय के बीच में भी क्या होगा, बहुत का अंतर मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा उत्तर है ना, सॉरी पूर्व से लेकर पूर्वी देशांतर के बीच का जो विस्तार है, इसके वजह से इसमें बहुत अधिक अंतर हो सकता है। कि कितना है लगभग विस्तार इसका, देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। अगर हम देखें तो 2 घंटे का अंतर कितने को मिलेगा, इसके वजह से देशांतरीय विस्तार जो कि 29 डिग्री है, इस वजह से दो स्थानों के बीच का लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा हम बॉक्स में देख लेते हैं एक बार। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। ठीक है, हमारे भारत में एक ही मानक समय है, यूएसए में 7 है जबकि कनाडा में 6 है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने हैं, 11 है। ठीक है, रूस का मानक समय, जबकि हमारे इंडिया का मानक समय एक ही है। अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे का अंतर होगा, वो हमने देखा किसकी वजह से, वो जो उसका देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री है, इस वजह से। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री यानी 4 मिनट, तो पूरा 29 डिग्री या लगभग 30 डिग्री मतलब 2 घंटा। 1 डिग्री में 4 मिनट तो 30 डिग्री में 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटा। यानी पूर्व से पश्चिम में अगर डिफरेंस देखा जाए कि पूर्व से पश्चिम भारत का जो सबसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर है, यानी पश्चिम में हम गुजरात लेते हैं, जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। 2 स्टेट के बीच में कितना का अंतर होगा, 2.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसका देशांतरीय विस्तार जो कि लगभग 30 डिग्री के करीब में है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में 30 × 4 यानी 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सूर्योदय के समय के बीच का अंतर होगा 2 घंटे का होगा। अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे मॉर्निंग में सूर्योदय होता है, तो वही सूर्योदय हमको गुजरात में 7 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या रीजन है, इसका देशांतरीय विस्तार जो कि लगभग 30 डिग्री के करीब में है। ठीक है, इस वजह से यहाँ के जो समय में है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ठीक है, इस यमयोत्तर को भारत का मानक यमयोत्तर भी कहा जाता है। किसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। किसकी सीमा से, भारत की सीमा से। ठीक है, इसके पहले था ना कि दक्षिण में श्रीलंका है, उत्तर में हमारा नेपाल है, पूर्व में क्या है हमारा, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड में हमारा क्या है, अरब सागर है। ठीक है, अब चित्र तो हम देख लिए, चित्र 6.1 को देखना था, हमने देखा चित्र 6.1 को। ठीक है, इन देशों के नाम बताएं जो 5 हुए, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार। 5 हो गए यहीं पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 7 पड़ोसी देश हो गए, चीन। ठीक है, यहाँ तिब्बत हुआ करता था पहले, नेपाल, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7। ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाने वाला भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन है, मालदीव है और श्रीलंका है। ठीक है, ये आइलैंड है लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप भी क्या है, आइलैंड है, यूटी में आता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के 8 यूटी में शामिल होते हैं। ठीक है, ये रहा इसका मैप। ठीक है,
ये भारत का राजनीतिक मैप है। ठीक है, मैप कितने टाइप के देखते हैं हम लोग पेज में, एक फिजिकल मैप, एक पॉलिटिकल मैप। तो ये हमारा भारत का हमारा क्या है, राजनीतिक मैप है। ठीक है, किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ये हम राजनीतिक मैप में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, जो मैप में दिखाया गया उसे पूछ रहे कौन कौन ऐसे देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। मालदीव है और हमारा श्रीलंका है, इसका जुड़ा हुआ है। समुद्र दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। ये भी दो द्वीपीय देश है जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है दो द्वीपीय देश जो हमारे पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, पाक स्ट्रेट। इंग्लिश में पाक स्ट्रेट बोलते हैं, हिंदी में पाक जल संधि बोलते हैं। ये मैप है हमारा। और क्या कह रहा है कि श्रीलंका और किसको, भारत को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है, पाक जल संधि कहलाती है। यहाँ पे हमारा श्रीलंका है मैप में। ठीक है, और यहाँ ये हमारा भारत हुआ, श्रीलंका ये वाला जो होगा यहाँ से जो अलग होती है, जो इसकी संधि है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली यहाँ पे जो संधि है यही हमारा है पाक जल संधि। ठीक है, कहाँ पे, ये वाला जो एक संकरा सा जो लाइन है जो क्या करती है, एक दूसरे को अलग करती है। तो ये हमारा है पाक जल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। ठीक है, ये तो पता है कि भारत बहुत बड़ी कंट्री है। अब प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब इतना बड़ा देश है, उसके प्रशासन को एक इंसान तो संभाल नहीं सकता, एक सरकार संभाल नहीं सकता। तो सरकार भी कई लेवल के हमारे देश में, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। ठीक उसी तरह इसको संभालने के लिए उसको 28 को राज्य में बांट दिया गया और 8 को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। ठीक है, आगे परिशिष्ट 1 में दिखाया गया। ठीक है, हमने देखा दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और बिहार की राजधानी पटना है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। अब इसका हम भौतिक विभाजन देखने जा रहे हैं, किसका, अपने भारत का। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। भौतिक विभाजन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका फिजिकल डिवीजन भारत का कैसे कैसे हुआ है। ठीक, इसलिए हम इसके भौतिक विभाजन को देखेंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो भौतिक यानी भूमि यानी लैंड से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, यहाँ के भूमि पे अलग अलग प्रकार की आकृति है। हमारा जो लैंड फॉर्म है भारत का वो सेम नहीं है, हर जगह प्लेन नहीं है, कहीं ऊपर है तो कहीं खाबर है तो कहीं डाउन है बहुत ज्यादा, तो कहीं पे क्या है प्लेन है तो कहीं डेजर्ट मिलेगा। ये सारे इस प्रकार के आकृतियां देखने को इसके भूभाग पे मिलती है। पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह, आइलैंड भी है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। ठीक है, यानी प्रहरी का कार्य करता है, जो कि हमारे उत्तर में है हिमालय पर्वत और बर्फ से ढका हुआ है। हिम जो आलय हिमालय। ठीक है, हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, जो कि हमारे नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। उत्तर यानी कहाँ, मान लो हिमालय के 3 रेंज है। ठीक है, 1 रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज। तो सबसे ऊपर वाला को, सबसे ऊपर वाला को बृहत हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये तीसरा रेंज हो गया। उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, उसके बाद वाले को मध्य हिमालय या हिमाचल। ठीक है, और सबसे नीचे वाले को शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, 3 है। सपोज दैट ये हमारा हो गया बृहत हिमालय। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद वाले को मध्य हिमालय या हिमाचल, और नीचे वाला हमारा शिवालिक है, यानी 3 रेंज में है। हिमालय तो है और नॉर्थ साइड में, लेकिन उसके 3 रेंज है, 3 पैरेलल रेंज में है। तो सब तीनों रेंज का अलग अलग नाम है जो अभी हमने बताया। बृहत हिमालय उसी को हिमाद्री भी बोलते हैं, बीच में है इस श्रृंखला के विश्व के सबसे
क्या ऊंची शिखर है, ठीक है। किसमें? बृहत हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, उसी में क्या है, सबसे विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। किसमें? बृहत हिमालय में, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अब मध्य हिमालय में आते हैं, जिसको हिमाचल बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, बृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण में है यानी उसके नीचे, ऐसे हो गया। ये उत्तर में है, ये इसके दक्षिण में है, नीचे वाला। तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंज है, जिसमें सबसे ऊपर वाले यानी उत्तर साइड वाले को बृहत हिमालय या हिमाद्री, जस्ट उसके बाद वाले को क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे स्थित है। हिमाचल प्रदेश है ना, इसी में आएगा, ठीक है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगा, कहाँ पे, हिमाचल में जो है, ठीक है। आगे कह रहा है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण यानी सबसे नीचे वाला। 3 रेंज है, हिमाद्री या बृहत हिमालय या मध्य हिमालय हिमाचल, और नीचे वाला शिवालिक, ये सबसे नीचे वाला रेंज में पाया जाता है शिवालिक, ठीक है। हिमालय के 3 रेंज है, तीनों हमने पढ़ा। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो हिमालय के दक्षिण में जो भारत का उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो क्या है, समतल है, यानी सपाट है और समतल है, ठीक है। और किस किस से बना है, तो जो गंगा सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाए जाते हैं, उसी से क्या बना है, ये हमारा उत्तरी मैदान बना है, भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है। यानी हमारा जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है या जियोग्राफिकल डिवीजन है, इसमें हमारा क्या है, उत्तरी मैदान भी, नॉर्दर्न प्लेन भी शामिल है, ठीक है। ये और इस सब के जलोढ़ के निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, ठीक है। और पूरा नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बना, इसलिए वो काफी फर्टाइल होता है, ठीक है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, फर्टिलिटी ज्यादा है, खेती अच्छे से होती है, तो वहां पे जनसंख्या भी निवास करेगी। आते हैं आगे। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। भारत के, ये तो क्या था, हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। अब आते हैं, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क है, मरुस्थल है तो शुष्क होगा ही, ड्राई होगा, गर्म होगा, हॉट होगा तथा रेतीला होगा, यानी पूरा बालू बालू होगा, ठीक है। मरुस्थल ऐसे ही होता है ना, रेगिस्तान। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, तभी तो वर्षा कम होती है, वनस्पतियां कम पाई जाती है रेगिस्तान में। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थिर है। क्या क्या देखा हमने, उत्तरी मैदान देखा, भारत का मरुस्थल देखा। अब इसके दक्षिण में क्या है, जो उत्तरी मैदान है ना, नॉर्दर्न प्लेन, उसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है इसका धरातल, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। इस उत्तर पश्चिम में इसके कह रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन है, अरावली श्रृंखला, और कहाँ है ये, उत्तर मैदान के दक्षिणी में जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पे, ठीक है। आते हैं, विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। किससे बहती है, विंध्य एवं सतपुरा से नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों का नाम बताएं तो नर्मदा एवं तापी, ठीक है। नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, बह के कहाँ गिरती है, अरब सागर में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, ठीक है, सॉरी पूर्वी घाट है। क्या इस पठार के जो पठार है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री उसको बोलते हैं, वो है, तथा पूर्व में पूर्वी घाट। पश्चिम में वेस्टर्न घाट और पूर्व में ईस्टर्न घाट है, ठीक है। आगे आते हैं, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। जो पश्चिमी घाट का एक्सपेंशन है वो एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है, यानी समान नहीं है।
इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। अब ये जो पठार है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, इसमें ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? लौह अयस्क की और कोयला की। इस टाइप के खनिजों की अधिकता देखने को मिलती है। आते हैं आगे। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, ठीक है, कोस्टल प्लेन है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, ठीक है, तथा पूर्वी तटीय मैदान के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या दिया। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत क्या है? अपेक्षाकृत चौड़े हैं, ठीक है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। कौन कौन नदियां हैं पूर्व की तरफ बहने वाली? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अब डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा समुद्र से जो पानी होता है बह के नदियों में मिलने वाला होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आकृति वहां पे फॉर्मेशन होती है आकृति की, वही डेल्टा कहलाता है, ठीक है। समुद्र से पानी जाके नदियों में मिलने वाला होता है। ये नदी की पानी अपने सहायक उसकी जो पानी होती है उस पानी की वजह से जो उसके साथ निक्षेप बहा के लाए जाते हैं और वो वहां पे उसके मुहाने पे, ठीक है, एक आकृति टाइप का बना देते हैं जिसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा बॉक्स वाला भी देखा जाए। यहाँ पे है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी, बहुत महीन मतलब बहुत पतला मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदियों के द्वारा बह के आता है जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। अब सहायक नदियाँ क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? सहायक नदी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रिब्यूटरीज। तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, ठीक है। जो भी नदी होती है जाके क्या करती है? किसी भी तरफ से आकर मिल जाएगी और मुख्य नदी में किसी तरफ से मिलेगी और उसका अपना जल जो होता है कहाँ विसर्जित करेगी? मुख्य नदी में। एक मेन नदी होगा उसमें, इसलिए उसकी सब सहायक नदियां कहलाती हैं। आगे आते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। कौन ऐसा नदी है जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। उसके द्वारा जो डेल्टा निर्माण होता है उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसे होता है? बताया था कि नदियों के द्वारा जो निक्षेप ला के जमा किया था वो कोई ना कोई शेप ले लेता है, यानी इसका जो है सुंदरवन डेल्टा का जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। डेल्टा क्या होता है? देही स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है। नदी के मुहाने पे जो भाग स्थल पे जो भाग बनता है उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। नदी का मुहाना जहाँ से नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसी को नदी का मुहाना कहा जाता है। आओ कुछ करके देखे। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिनका नाम किसी नदी के नाम पर है? हाँ, सरस्वती है। बहुत सी लड़कियों का नाम है सरस्वती। अपने माता पिता या दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम, ठीक है। आई होप ये वीडियो कंप्लीट हुआ। चैप्टर 6 NCERT क्लास 6 जियोग्राफी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर इसके बाद वाला वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा इस चैप्टर का। थोड़ा सा इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक रह गया है जो कि अभी हम देख रहे हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन है? लक्षद्वीप समूह और जो कि अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे है, ठीक है, यानी इसके आसपास पानी है, वाटर वाला एरिया है। और दूसरा कौन सा है द्वीप समूह? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में हम क्या देखेंगे? अंडमान निकोबार। तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अंडमान निकोबार कहाँ है? यहाँ है।
दक्षिण है और प्लस पूर्व वाला एरिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है, हमारे दक्षिण और पश्चिम वाला एरिया में है लक्षद्वीप, ठीक है, आइलैंड। और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत में ही है, ठीक है, दोनों आइलैंड। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी में है, जबकि ये हमारा अरब सागर में, यहाँ से अरब सागर दिख रहे हैं और ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा क्या था, भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी में प्रभावित हुआ था, ठीक है। 2004 के सुनामी में कौन सा ये हो गया था, जलमग्न हो गया था हमारा। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा, सुनामी है क्या, सुनामी जो कि क्या होता है, हमारा सी होता है या ओशन होता है, उसके अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो उसके अंदर अर्थक्वेक के वजह से जो तरंग आती है, वही उसका जो वाटर है किसका, ओशन का या सी का, वो क्या होता है, उससे बाहर निकल के आसपास के एरिया तक को डुबो देता है, उसमें जलमग्न कर देता है अपने अंदर, जिसे सुनामी का रूप दिया जाता है। ठीक, आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक में अंदर बचा है। क्या आप जानते हैं परवाल क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या बोलते हैं? परवाल बोलते हैं, ठीक है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। अब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? परवाल बोलते हैं। जीवित पॉलिप जब मरते हैं तो उसका कंकाल बच जाता है, उसी कंकाल को क्या बोलते हैं? परवाल। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। चित्र 6.4 परवाल द्वीपों को दिखाया जाता है, ठीक है, चित्र 6.4 में दिखाया गया है किसको? परवाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। भारत को लगभग 5 भौतिक विभाजन में बांटा गया जाता है। पर्वत हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर है किस किस में बांटा गया है? पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, इन सब में इसके भौतिक विभाजन को बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनके नाम लिखिए। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? 7। 7 के नाम में क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। और हमारा क्या है? 7 देश कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार 3, चीन 4, नेपाल 5, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान। ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जिस पे मैंने पेन से टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी और तापी नदी अरब सागर में मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। भारत के कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? किन राज्यों की राजधानी एक ही है? तो भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की 2 राजधानी है जिसकी राज्य है जिसकी राजधानी एक ही है, तो वो है पंजाब और हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है, चंडीगढ़, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? क्योंकि जो उत्तरी मैदान है वो ज़्यादा फर्टाइल है, कृषि के लिए अच्छा है, अच्छा वहाँ पे उपज होती है, जिस वजह से वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ठीक। लक्षद्वीप को परवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो परवाल द्वीप में है और परवाल जो कि जीवित कंकाल से बनता है, ठीक है, इसलिए उसे परवाल द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे है लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है, परवाल द्वीप है। क्यों परवाल द्वीप कहा जाता है? क्योंकि परवाल वहाँ पे पाया जाता है और परवाल जीवित कंकाल का बनता है। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। इधर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
32.8 लाख, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ठीक, आई होप क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ समझ में आया होगा। ये रहा लास्ट चैप्टर क्लास 6 का NCERT का जियोग्राफी का, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट करा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।